बीए पार्ट 3 में हिस्ट्री से पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनको एक बार वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लास में। जैसे आज हम लोग इसमें देखेंगे, आप इतिहास के बारे में तो ऐसे बहुत कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार की होती है, धारणाएं होती है कि ये एक उबाऊ विषय होता है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा नींद जैसे आने लगता है। तो मैं जानता हूँ कि इसे थोड़ा सा आनंदित रूप से समझा जाए तो बहुत मजे आएंगे, क्योंकि आप कुछ कहानी की बातें समझेंगे। ऐसे कहानी की बातें जैसे आज हम बातें करेंगे आपको बाजीराव, यहाँ पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में। तो पेशवा बाजीराव प्रथम जो है एक तरह से विख्यात है कि मस्तानी के संदर्भ में, तो मस्तानी की भी कुछ बातें करेंगे, कुछ ऐसी कहानियां हम लाएंगे आपके बीच में कि बाजीराव मस्तानी का आप ऐसे फिल्मों में भी देखते हैं, कई तरह के ऐसे कहानियां आपको समझ में बिल्कुल आएगी कि कितने मजे आएंगे इसमें। तो आप देखेंगे कि बाजीराव जो है यहाँ पेशवा जो बाजीराव प्रथम है, जिनका समय 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक शासन काल में रहा। इस शासन काल के दौरान उन्होंने कौन कौन से काम किए, इतना ही कम उम्र में, अर्थात वे कम ही उम्र में राजा बने थे। कम उम्र में राजा बनने के बाद 20 वर्षों में उन्होंने कितने महत्वपूर्ण देश के लिए काम किया, अपने मराठा साम्राज्य के लिए कार्य किया। जैसे आप देख रहे हैं कि पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में कुछ बातें होंगी। उसके बाद निजामुल मुल्क और बाजीराव के बीच में किस तरह की संधि हुई, किस तरह की वार्ता हुई, कौन कौन से शर्त रखे गए, इस शर्तों के बारे में हम समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मालवा और बुंदेलखंड पर विजय का अभियान कैसे इनका सफल रहा। फिर हम देखेंगे गुजरात विजय का अभियान किस प्रकार से हुआ। फिर दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया तो आक्रमण का क्या प्रतिफल हुआ। फिर हम देखेंगे यहाँ सालसेट और बेसिन की विजय इन्होंने कैसे हासिल किया। बाजीराव और अंग्रिया और सिद्दी के बारे में हम कुछ बातें करेंगे आपसे। फिर यहाँ देखेंगे बाजीराव की मृत्यु जब हुआ तो मृत्यु होने का क्या वियोग था, किस तरह से हुआ, यानी कि यहाँ मस्तानी का क्या भूमिका रहा है कि मस्तानी के चलते बाजीराव के ऐसे कहा जाता है कि मृत्यु हो गया। तो बाजीराव के ऐसे मूल्यांकन के बारे में भी हम बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बाजीराव प्रथम के बारे में देखेंगे कि बाजीराव जो है कि बालाजी बाजीराव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। आप इनके कहानियों को शुरू करते हैं कि बाजीराव जो है, बाजीराव ऐसे बालाजी बाजीराव का नाम जैसे पिछले सीरीज में हमने अध्ययन किया था, उस अध्ययन में हम देखे थे कि उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में यहाँ बाजीराव प्रथम जो 1720 ईस्वी में पेशवा के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन नियुक्ति होना, इनका जो शासन व्यवस्था था, अर्थात इनका जो सिंहासन किया गया वो फूलों का सेज नहीं हो पाया। अर्थात हम सीधे शब्दों में जानेंगे कि कांटों का सेज हुआ। कांटों का सेज क्यों हुआ? क्योंकि पेशवा बनने के समय बाजीराव की आयु मात्र 20 वर्ष की थी, और 20 वर्ष की उम्र में जब इनको पेशवा बनाया गया तो अल्पायु में ही होकर एक योग्य, बहादुर और कुशल प्रवर्तक के रूप में हम लोग के समाज में, अर्थात हमारे इतिहास में यह बनकर उभरे। लेकिन बाजीराव जो है, बाजीराव राजनीति और कूटनीति के में भी प्रवीण थे, और बाजीराव ऐसे राजनीति और कूटनीति में प्रवीण होने के साथ जैसे पेशवा के पद के लिए उपयुक्त मानकर ही शाहू ने उन्हें ऐसे दायित्व को सौंपने का कार्य किया। क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण पद जो अगर मानसिक रूप से बिल्कुल कार्य करने के सक्षम होते हैं, वैसे पदों पे पिता भी बैठाने का एक तरह से संकल्पित होता है। क्योंकि उनकी नियुक्ति का विरोध, जैसे नियुक्ति जब उनका हुआ था पेशवा के पद पर, तो प्रतिनिधि में आप कई लोगों का नाम जानेंगे, जिसमें पंत राव ने भी इनका विरोध किया था। बाजीराव के लिए पेशवा का पद फूलों की सेज नहीं हुआ, जैसे मैंने अभी बताया था कि यह फूलों का सेज नहीं हुआ। जैसे शाहू की सत्ता का विरोध करने वाली शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। और कोल्हापुर की स्थिति देखिए, कोल्हापुर में संभाजी द्वितीय, और संभाजी द्वितीय के बाद आप देखेंगे उनके सेनापति शाहू के जो प्रमुख विरोधी थे, उस शाहू के विरोधी में कोंकण पुर्तगालियों और सिद्दियों के विद्रोह में जो विद्रोह था, ऐसे विद्रोह को नहीं दबाया गया था। और हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ शाह की बात देखेंगे कि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। और इसी बीच निजामुल मुल्क जो थे अपने जमाने का एक, आप जानते हैं कि एक महान सेनानायक के रूप में भी जिनको जाना जाता है निजामुल मुल्क को, वह भी एक महान सेनानायक की भूमिका में रहे हैं। क्योंकि वह मराठों का सबसे बड़ा एक तरह से शत्रु भी मान लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है। परंतु बाजीराव ने विपरीत परिस्थितियों में साहस और चतुराई का काम लेकर, यानी साहस और चतुराई दिखाते हुए, इन्होंने विरोधी पक्ष का जो शक्ति था उसको छीड़ करने में काफी सफलता हासिल की थी। उसने एक एक कर शाहू की जितने शत्रु थे सभी को पराजित करने का यहाँ पे इन्होंने काम किया। हैदराबाद के निजाम की बात देखिए, को कई बार पराजित करने का काम किए। गुजरात की मालवा का और बुंदेलखंड की स्थितियों को आप देखेंगे, ऐसे चर्चा के रूप में समझेंगे तो यहाँ मालवा बुंदेलखंड पर विजय इन्होंने करके और विजय पताका फहराकर, जैसे आप देखेंगे कि
उन्हें उत्तर में मराठा राज्य के विस्तार का एक तरह से रास्ता ही प्रशस्त कर दिया था। इसके बाद आप समझेंगे कि बाजीराव के लिए मुगल साम्राज्य की जो बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य की जो पतनोन्मुख ईरान यहाँ जो दशा था वह दशा था मराठा साम्राज्य के विकास की बात अगर हम समझते हैं कि मराठा साम्राज्य की विकास की स्थिति में तो एक तरह से सहायक बन गई थी। मुगल दरबार में ईरानी की बात करिए, तुरानी की बात करिए, हिंदुस्तानी की बात करिए, यह तीनों दल जो था तीनों दलों में विभक्त था और प्रांतीय सरकार जो थी या प्रांतीय सरदार की घोषणा कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए वे बिल्कुल एक तरह से स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए वे लगे हुए थे। और मुगलों की जो सैनिक स्थिति थी, ऐसे सैनिक स्थिति के बारे में आप देखेंगे कि मुगलों की सैनिक स्थिति क्षीण हो चुकी थी और राज दरबार में खासकर जो मुगलों की सैनिक स्थिति थी, ऐसे सैनिक स्थिति के राज दरबार में आपको देखने के लिए मिलेगा कि राज दरबार जो था बिल्कुल एक तरह से षड्यंत्र का केंद्र बन चुका था। और ऐसे षड्यंत्र का केंद्र बना था जिस षड्यंत्र में कहा जाता है कि यहाँ राज दरबार के षड्यंत्र के केंद्र में यह भी बातें आपको समझने के लिए काफी हद तक समझ में आएगा कि राज दरबार ऐसे षड्यंत्रों का एक केंद्र बना हुआ था कि मुगल शासक यहाँ मुगल जो प्रभावी थे यानी प्रभावशाली सरदारों की हाथों की कठपुतली के रूप में वहां सामने प्रखर हो रहा था, क्योंकि राजपूत राजाओं का सहयोग मुगलों को प्राप्त नहीं हो पाया था। राजपूत राजा ने अगर जो भी राजपूत राजा थे तो राजपूत राजाओं ने मराठा शक्ति के विकास का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वागत भी किया था। और आप देखेंगे यहाँ कि बाजीराव भारत के राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में यानी इनका मूल्यांकन अगर किया जाए तो मराठा सरदारों को एक दूसरे से मिलाने का प्रयास किया और मुगल साम्राज्य की दुर्दशा का लाभ उठाकर उसने मराठा साम्राज्य के विकास करने का भरपूर प्रयास भी किया, योजना बना ली। और ऐसे विकास करने की एक तरह से उन्होंने एक जो रणनीति बनाई थी, अर्थात प्रतिनिधि में श्रीपंत राव की बात जैसे हमने शुरू में ही किया था कि श्रीपंत राव जो थे उन्होंने बाजीराव की नीति का विरोध किया, परंतु बाजीराव ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि हमारे लिए समय है कि हम विदेशियों को अर्थात जो भी विदेशी है तो विदेशियों को हिंदू देश से निकालकर अक्षय कृति हम प्राप्त कर सकते हैं। बाजीराव ने तो यहां तक कह दिया था कि हमें खुद जो सूखे हुए वृक्ष है वैसे सूखे हुए वृक्षों के जड़ पे प्रहार करना चाहिए, और जब हम सूखे हुए वृक्षों के जड़ पे प्रहार करेंगे तो शाखाएं तो अपने आप धराशायी हो जाएगी, अर्थात वो धरातल पर आ गिरेगी। और इस तरह से जब सूखे हुए वृक्षों के जड़ पे प्रहार होगा अर्थात जो राजशाही व्यवस्था है और वो सूख चुका है, यानी कहने का तात्पर्य है जैसे मुगल साम्राज्य की स्थिति देखिए, उस समय की स्थिति इस प्रकार की बनी हुई थी कि वह बिल्कुल एक तरह से निसार हो चुका था। और ऐसे निसार स्थिति में आप यहां पाएंगे कि ऐसे मुगल साम्राज्य पे उन्होंने ही चोट किया था और उनका कहना था कि अगर इसके जड़ पे प्रहार किया जाएगा तो मुगल साम्राज्य अपने आप क्या होगा कि वह धराशायी हो सकता है। और उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि हमारे प्रयत्नों से हिंदुस्तान में कृष्णा से कटक तक यानी कृष्णा से आप देखेंगे कि अटक तक का जो मराठों का झंडा होगा वह फहराएगा। मराठा राजा शाहू ने बाजीराव की नीति का स्वागत करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा था कि शाहू का समर्थन जो होगा वह सरदारों का सहयोग पाकर पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार की नींव अपना ली। और जो मराठा साम्राज्य की नीति थी वह नीति अपनाने के बाद और मुगल साम्राज्य के जो भग्नावशेष थे उस भग्नावशेष पर एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना करने का इन्होंने निर्णय ले लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि निजामुल मुल्क और बाजीराव के संदर्भ में जो बातें यहाँ पे कही गई है कि इनके बीच में किस तरह का संबंध रहा है, किस तरह का इन लोगों के बीच में आपसी जो है राजशाही संबंध का जो परिप्रेक्ष्य है उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि बाजीराव का समकालीन जो दक्षिण का मुगल सूबेदार की बात करेंगे कि दक्षिण का जो मुगल सूबेदार था वह निजामुल मुल्क ही था। और निजाम जो था मराठों का बिल्कुल कट्टर विरोधी हुआ करता था। उसने यहां तक कि दक्षिण भारत में मराठों की शक्ति को नष्ट करने का एक तरह से संकल्प ले लिया था, अर्थात बीड़ा उठा लिया था। और निजाम जो थे निजामुल एक महत्वाकांक्षी के रूप में भी ऐतिहासिक रूप से यह बातें आती है कि वह एक तरह से महत्वाकांक्षी था। उस सैयद हुसैन अली के पुत्र जैसे आलिम अली को पराजित कर दक्षिण के 6 सूबों पर अधिकार भी जमा लिया था, जिसमें सैयद की बात करेंगे। सैयद बंधुओं के पतन के बाद दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत की स्थिति थी वैसे दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में निजाम से जो संबंध थे वे संबंध व्यवस्थित करना बाजीराव के लिए एक कठिन प्रश्न बन गया था। और जब बाजीराव के लिए ऐसे कठिन प्रश्न बन चुका था जिसमें आपको यह भी बातें समझ में आएगी कि 2 वर्ष तक वजीर
यानी कि 2 वर्षों तक आप यहाँ पे वजीर रहने के बाद निजामुल मुल्क पुनः दक्षिण की तरफ लौट गया और दक्षिण तरफ जब चला गया तो निजाम के स्थान पर मुबारिज खां का नाम जो आता है कि निजाम की जगह पर मुबारिज खां को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त करने का काम भी किया गया। और जब दक्षिण भारत का सूबेदार इसको नियुक्त किया गया अतः मुबारिज खां के अपदस्थ करने के लिए निजाम ने स्वयं क्या किया कि मराठा राजा साहू की सहायता की याचना भी की और जो है सकर खेदा के युद्ध में जो मुबारिज खां थे, सकर खेदा के युद्ध की बात हम देखेंगे, वहां मुबारिज खां को पराजित कर दक्षिण के सूबे पर पुनः अधिकार भी कर लेने का इन्होंने काम किया। और इसके बाद मुगल बादशाह द्वारा वजीर का जो पद था वैसे वजीर का पद तथा मलवा और गुजरात की सूबेदारी निजाम से बिल्कुल छीन लेने का काम किया गया। और जब छीन ली गई तो इसके फलस्वरूप निजाम जो थे अप्रसन्न हो गए, काफी निराश हो गए, दुखी रह गए और दुखी होने के बाद दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। ऐसी स्थिति में निजाम और मराठों के बीच में युद्ध होना तो तय ही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में निजाम और मराठों के बीच में युद्ध भी हुआ। और इस युद्ध में आप देखेंगे कि निजामुल मुल्क के बदले जो कूटनीति की बातें करेंगे, कूटनीति से मराठा संघ को यहां नष्ट करने का जो उपाय सोचने लगे। और ऐसे उपाय में निजाम जो थे मराठा सरदारों को उत्तर भारत और संपूर्ण उत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता था। शाहू और मराठा जो स्थिति थी, शाहू और मराठा प्रतिनिधि यानी कि जिसमें श्री पंतराव की बात आप देखेंगे कि इसके बीच में मतभेद उत्पन्न कर दिया। और मराठा सेनापति में आप त्र्यंबक राव को बाजीराव के विरुद्ध उकसाया तथा संभाजी को चौथ और सरदेशमुखी की बातें आती है कि सरदेशमुखी की मांग करने के लिए भी प्रेरित की, अर्थात उनको प्रेरणा देने का काम किए। परंतु बाजीराव ने निजाम को हर चाल जो भी उचाल चलते थे उन्होंने वैसे चाल को विफल करने में भरपूर अपना अथक योगदान दिया। अब 1725 ईस्वी से लेकर 1726 ईस्वी में बाजीराव ने कर्नाटक पर दो बार आक्रमण भी किया। निजाम के आक्रमण के समय तटस्थता की नीति अपनाई गई और निजाम जो थे ऐसे दक्षिण भारत के जो मराठा थे, दक्षिण भारत में मराठों की शक्ति का विस्तार बिल्कुल नहीं चाहते थे। और जब मराठों की शक्ति का विस्तार नहीं चाहते थे उस स्थिति में उसे अपनी राजधानी जो औरंगाबाद था, औरंगाबाद से उसने हटाकर हैदराबाद ले जाने का निश्चय कर लिया। फिर अब देखेंगे यहाँ कि निजाम हैदराबाद में जो युद्ध की स्थिति थी वैसे युद्ध के रूप में तैयारी शुरू कर दिया और उसने साहू के विरुद्ध 1727 ईस्वी में संभाजी के साथ एक संधि भी कर ली। और संधि के साथ निजाम साहू और यहाँ संभाजी के बीच में झगड़े की मध्यस्थता भी करना चाहता था। और इस झगड़े में शाहू की स्थिति जो थी बिल्कुल विषम थी और वैसे विषम स्थिति में निजाम ने बाजीराव को कर्नाटक में उलझा देकर मराठा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। और संभाजी द्वितीय की सेना जो थी निजाम का साथ दे रहे थे, जिसमें कान्होजी भोसले और सुल्तान जी निम्बालकर की बात देखेंगे कि सुल्तान जी निम्बालकर भी निजाम के साथ यानी संभाजी द्वितीय की सेना के साथ यहाँ निजाम का साथ दे रहे थे। और कान्होजी भोसले और निजाम की बात हम करेंगे तो इस तरह से युद्ध की घोषणा इन्होंने मिलकर कर दी। और इस युद्ध में बाजीराव ने अद्वितीय सैनिक योग्यता का अपना एक तरह से कूटनीति का परिचय भी दिया। और इतना ही नहीं, गुप्तचरों का जाल उन्होंने बिछा दिया और गुप्तचरों का जाल बिछाकर नजाम की प्रत्येक गतिविधि के बारे में अवगत रहने का काम करने लगे। 1 वर्ष तक छिटपुट इस तरह से युद्ध होते रहा। और 1728 ईस्वी में आप देखेंगे कि औरंगाबाद से 20 मील पश्चिम की बात कि औरंगाबाद से 20 मील पश्चिम की ओर जो पालखेद नामक स्थान था, वैसे पालखेद नामक स्थान पर जहां निजाम की सेना बिल्कुल पराजित हुई, पराजय का सामना करना पड़ा और निजाम को युद्ध में एक तरह से बहुत ज्यादा हानि के रूप में अर्थात क्षति उठानी पड़ी। और इस क्षति में 16 मार्च 1728 ईस्वी को यहाँ निजाम ने बाजीराव के साथ सिलगांव की एक संधि कर ली, जिसे सिलगांव की संधि कहा जाता है। यानी कि बाजीराव और निजाम के बीच में जो संधि हुआ, इस संधि को सिलगांव की संधि कहा जाता है, जो 16 मार्च 1728 ईस्वी को किया गया। और इस संधि के तहत यहाँ साहू को मराठा राज्य का एकमात्र छत्रपति स्वीकार भी कर लिया गया। और साहू को जब एकमात्र छत्रपति स्वीकार किया गया तो साहू को दक्षिण के जो 6 सूबे थे, इन 6 सूबों में सरदेशमुखी और जो चौथ था ऐसे कर को वसूलने का अधिकार भी मिल गया। निजाम ने भविष्य में संभाजी द्वितीय को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देने का उस संधि में वचन दिया। और इसके साथ संभाजी द्वितीय को जो पनहाला
जगह है वहां पे भेज दिया गया। और पन्हाला में जब इन्हें भेजा गया तो बंदी मराठा सैनिकों को रिहा करने तथा अधिकृत प्रदेश को लौटा देने की शर्त भी जो था निजाम को मान लेने के लिए बाध्य होना पड़ गया। और ऐसी स्थिति में आप यहाँ पाएंगे कि निजाम जो था, यानी कि इस दृष्टि से जो सिलगांव की संधि मराठा शक्ति विस्तार की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कहा जा सकता है। यह संधि 1719 ईस्वी में ही की गई संधि को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। यह संधि साहू को मराठा का छत्रपति बना दिया और इस तरह से साहू जो थे जब मराठा के छत्रपति बन गए और उनके किसी भी प्रतिद्वंदियों की शक्ति वहां पे छीण हो गई। जो भी प्रतिद्वंदी थे, जो लोग भी इनसे उलझने काम करते थे, उनकी शक्ति स्वतः छीण हो गई। संधि से निजाम अत्यधिक अंदर से क्षुब्ध हो गया। निजाम 1731 में त्रांबक राव दामादे जो थे, यानी त्रांबक राव दामादे को साहू के विरुद्ध षड्यंत्र में बिल्कुल सहायता किया। और जब यह षड्यंत्र का पता चला, इन्हें षड्यंत्र असफल रहा और त्रांबक राव की उस षड्यंत्र में हत्या भी कर दी गई। इसी समय बाजीराव ने संभाजी के साथ, यानी संभाजी द्वितीय को पराजित कर दिया और भविष्य में साहू के विरोधियों के साथ समझौता नहीं करने का उन्होंने आश्वासन दिया। और इस आश्वासन के साथ निजाम ने मालवा के शासक जो थे मोहम्मद शाह, यानी बंगस का समर्थन प्राप्त कर लिया। और मोहम्मद शाह बंगस के बाद आप यहां देखेंगे मोहम्मद शाह बंगस जो थे उनके साथ समर्थन प्राप्त कर बाजीराव के विरुद्ध युद्ध छेड़ दी और युद्ध में निजाम की बुरी तरह से हार हुई और उसे अपमानजनक संधि भी करनी पड़ गई। जब हार हुई तो संधि यहां करना उनका स्वाभाविक था और संधि के अनुसार मराठों ने निजाम के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने का एक तरह से आश्वासन दिया और इस आश्वासन में चौथ और स्वदेशमुखी देना स्वीकार भी कर लिया। फिर आपको यहाँ पता चलेगा कि उत्तर भारत में मराठों के आक्रमण के समय तटस्थ रहने का वचन निजाम को भी देनी पड़ी। और इस तरह से अब फिर इसके बाद आप देखेंगे कि मालवा और बुंदेलखंड पर विजय कैसे इन्होंने हासिल किया। तो निजाम को पराजित कर लेने के बाद, जब निजाम पराजित हो गया तो निजाम के पराजित कर लेने के बाद यहाँ मराठों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी युद्ध में कोई अगर सेनापति या कोई राजा जीतता है तो उसका उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। और उत्साह जब बढ़ जाता है तो बाजीराव उत्तर भारत को विजित करना चाहते थे। वो चाहते थे पूरे उत्तर भारत में ही इन्हीं का शासन व्यवस्था। उसने 1722 में मालवा पर भी आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में बाजीराव का भाई जो चिमनजी अप्पा थे आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे, इनके जो खास भाई थे। और मालवा का गवर्नर गिरधर बहादुर अमझेरा जो हुआ करते थे, अमझेरा के युद्ध में मारा गया और मराठों ने मालवा जो था, मालवा से चौथ की वसूल भी करना शुरू कर दी। मुगल सम्राट जयपुर के जो सवाई जयसिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त कर दिया और जयसिंह ने मराठों के मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली। उसने मराठा सरदार उदानी पवार जो थे, उदानी पवार, मल्हावराव होलकर और राणोजी सिंधिया को धार, इंदौर और ग्वालियर पर अधिकार करने तथा वहां एक स्वतंत्र मराठा शासन की स्थापना करने के लिए वह स्थापित भी कर लेने की अनुमति दे दी। और 1728 ईस्वी में, और 1728 ईस्वी के बाद आप देखेंगे कि मराठा में मालवा पर कई बार आक्रमण भी हुआ और दुरई जो सराय थी वो संधि के अनुसार 1738 ईस्वी में मालवा मराठों को सौंप देने का काम किया गया। और 1728 ईस्वी में ही देखेंगे बुंदेलखंड का शासक छत्रसाल इलाहाबाद के गवर्नर मोहम्मद खां बंगस के युद्ध में उलझा रहा था और छत्रसाल बाजीराव की सहायता की मांग भी कर रहा था। और इस सहायता में जैसे 1729 ईस्वी में आपको यह पता चलेगा कि बाजीराव स्वयं बुंदेलखंड जाकर मोहम्मद खां बंगस को पराजित करने का इन्होंने स्वयं काम किया और बदले में छत्रसाल ने बुंदेलखंड का आधा भाग इनको दे दिया। इस प्रकार कालपी हुआ, भाटा हुआ, सागर हुआ, झांसी हुआ, सिरोज, कुंज, गरखोटा और हिरदेन नगर का क्षेत्र जो था मराठों के अधीन स्वतः आ गया। फिर आप मालवा और बुंदेलखंड में यहाँ पे जो मराठों की सफलता को देखकर ब्रिटिश यानी मुगल सम्राट की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब मुगल सम्राट की चिंता बढ़ गई तो जयसिंह मालवा के गवर्नर के रूप में मराठों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था और जयसिंह बाजीराव को 11 लाख रुपया देकर मांडू का जो गढ़ था, ऐसे मांडू के गढ़ के साथ साथ अर्थात मांडू का जो गढ़ था उसे वापस देना चाहता था। और यहाँ जो मांडू का गढ़ वापस देना चाहता था, इसके बाद आप देखेंगे कि वो पेशवा का नायक जो सूबेदार था वो सूबेदार बनना भी चाहता था। अतः जयसिंह के बदले मोहम्मद खां बंगस को मालवा का गवर्नर नियुक्त कर लिया गया। और जब मोहम्मद शाह बंगस को मालवा का गवर्नर नियुक्त कर लिया गया तो वहां मुगल सम्राट और मोहम्मद खां बंगस चाह कर मराठों को मालवा और बुंदेलखंड में
जो मालवा और बुंदेलखंड था वहां से भगाने में वे सक्षम नहीं हो सके। मराठों ने इन क्षेत्रों पर, अर्थात जो भी मराठे थे, मराठों ने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार पूर्ववत की तरह कायम रखा और एक तरह से वहां अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया। फिर हम देखेंगे यहाँ गुजरात विजय की बात। तो गुजरात विजय में हम देखेंगे कि गुजरात पर जो मराठे थे, मराठों ने 1723 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और 4 वर्षों के प्रयास के बाद अर्थात 1727 ईस्वी में गुजरात पर मराठों का प्रभुत्व था वह कायम हो गया। और जब मराठों का वहां प्रभुत्व कायम हुआ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब मराठों का प्रभुत्व कायम हुआ तो मुगल सूबेदार मराठों को चौथ और सरदेश मुखी की बातें आती है कि चौथ और सरदेश मुखी और ऐसे देने के लिए स्वीकार कर लिए। और साहू जो थे गुजरात मराठा सेनापति त्रांबक राव के संदर्भ में ऐसे त्रांबक राव को ही दे दिया। और त्रांबक राव साहू के द्वारा बाजीराव को पेशवा बनाने का विरोध किया था। या निजाम से मिलकर, इस तरह से वह निजाम से मिलकर बाजीराव को परास्त करने का बिल्कुल प्रयास किया था। त्रांबक राव दमोई के युद्ध में मार दिया गया। और जब त्रांबक राव दमोई के युद्ध में मारा गया तो साहू त्रांबक राव के अनुज जो थे, जिसका नाम था यशवंत राव, त्रांबक राव के जो अनुज यशवंत राव, तो यशवंत राव को सेनापति नियुक्त कर गुजरात उसे दे दिया गया। आज जब यशवंत राव को गुजरात मिल गया तो यशवंत राव की तरफ से यहाँ पीलाजी गायकवाड़ गुजरात की देखभाल किया करते थे। और मुगल सूबेदार जो थे, मुगल सूबेदार महाराज उभय सिंह और पीलाजी, तो महाराज उभय सिंह और पीलाजी यहाँ गायकवाड़ के बीच में एक विवाद हो गया, अर्थात झगड़ा हो गया। और 1732 में पिलाजी गायकवाड़ की हत्या कर दी गई। और जब पिलाजी गायकवाड़ की हत्या हो गई तो हत्या के विरोध में मराठों ने गुजरात पर आक्रमण कर दी। और गुजरात पर जब आक्रमण हुआ तो 1735 में गुजरात मराठों के नियंत्रण में बिल्कुल आ गया। और इस तरह से यशवंत का परिवार गुजरात में पुनः प्रतिष्ठित कभी के लिए नहीं हो सका, अर्थात वो प्रतिष्ठा से वंचित हो गया। फिर यहाँ पे मराठों के द्वारा जो दिल्ली पर आक्रमण की बात आती है कि दिल्ली पर कैसे आक्रमण हुआ, तो इसके संदर्भ में हम समझेंगे कि मालवा जो है, मालवा बुंदेलखंड और गुजरात जो है कि विजय के बाद मराठों के, अर्थात मराठों ने दोआब पर, राजस्थान पर और दिल्ली के जो निकटवर्ती स्थान थे ऐसे क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दी। और मराठों के आक्रमण से बचने के लिए मुगल सम्राट ने, अर्थात मुगल सम्राट जो थे यहाँ चंबल नदी के, जो चंबल नदी हुआ करता था, चंबल नदी के यहाँ दक्षिण के प्रदेश 13 लाख रुपये, राजस्थान के लिए 13,60,000 रुपये और दक्षिण की आय का 5% भाग बाजीराव को देना स्वीकार कर लिया। और जब बाजीराव को देने के लिए स्वीकार कर लिया तो यहाँ बाजीराव मुगलों की लड़खड़ाती अवस्था का लाभ उठाना चाहते थे। उसने बंगाल का, अवध का, हैदराबाद, इलाहाबाद का, बनारस का और गया जैसे नगरों को सौंप देने की भी मांग कर दी। और जब ऐसे नगरों को सौंपने की मांग की गई तो मुगल बादशाह बाजीराव की मांग से सहमत नहीं हुए। 1737 ईस्वी में मराठों ने अवध पर आक्रमण कर दिया और अवध के सूबेदार शहादत अली खां, मराठा सरदार जो मल्हारराव होलकर हुआ करते थे, तो मल्हारराव होलकर और उसके सहयोगी को पराजित कर मुगल सम्राट को यह सूचना भेज दिया गया कि उसने मराठों को चंबल नदी तक खदेड़ने का काम कर दिया। और बाजीराव मुगल सम्राट और शहादत अली खां की सम्मिलित शक्ति से भय नहीं कभी करता था, अर्थात उनको कभी भय नहीं हुआ करता था। और वह मुगल सम्राट को आतंकित करने के उद्देश्य से यमुना पार कर दिल्ली के निकट में पहुंच गया। मुगल सेनापति कमरुद्दीन और शमसुद्दौला तथा अवध के सूबेदार शहादत अली खां की सेनापति के बीच में बाजीराव सकुशल सामने निकला। और ऐसे सामने जब बाजीराव आया तो उसने मुगल सम्राट को वह पतन के लिए उचित बिल्कुल नहीं समझा और वो राजस्थान के ग्वालियर की ओर वापस लौट गया। फिर यहाँ देखेंगे आप कि मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर मुगल सम्राट जो थे, मुगल सम्राट में जैसे निजामुल मुल्क को दक्षिण के दूसरी बार यहाँ दिल्ली बुलाया और जिसमें निजाम अपने पुत्र को मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया और स्वयं मराठों को नर्मदा नदी के पार खदेड़ने के लिए काफी प्रयत्नशील रहा। परंतु दिसंबर 1737 ईस्वी की बात देखेंगे कि भोपाल के निकट निजाम की बिल्कुल करारी हार हो गई। और जब यहाँ निजाम की जब हार हुई तो 1738 ईस्वी में दोराहा सराय की संधि भी की गई। और ऐसे दोराहा सराय की संधि में आप देखेंगे कि संधि के अनुसार मालवा और नर्मदा नदी के चंबल तक के सभी क्षेत्र जो थे मराठों को देने के लिए बाध्य होना पड़ा और युद्ध का हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपया या मराठों को भी देना पड़ा। और मराठा स्वयं यहाँ 50 लाख रुपया लिए। और भोपाल विजय और दोहरा की संधि के बाद पेशवा की शक्ति की चरम सीमा
पर यहाँ स्थिति ऐसे पहुंच गई कि मराठों की सैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई और भारत में मराठा साम्राज्य की आधारशिला आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक साम्राज्य की आधारशिला इस प्रकार से तैयार हुई कि भारत में मराठा शक्ति का विस्तार और तेजी से हुआ। इसके बाद अगले बिंदु पे हम विचार करेंगे कि सालखेट और बेसिन की विजय के बारे में। तो सालखेट और बेसिन की विजय में हम देखेंगे कि यहाँ बाजीराव पुर्तगालियों की नीति के व्यवहार से बिल्कुल असंतुष्ट हुआ करते थे। उन्होंने 1731 ईस्वी में पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया और पुर्तगाली जो होते थे यानी सिदियों की सहायता दी थी और पुर्तगालियों ने 1732 में मराठों के साथ एक तरह की संधि की थी और उस संधि में बाजीराव पुर्तगालियों के विरुद्ध 1737 में पुनः युद्ध कर दी और बाजीराव के भाई जो थे चिमनाजी अप्पा और चिमनाजी अप्पा युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। चिमनाजी अप्पा कुछ महीनों के अंदर ही थाना, सालसेट और बेसिन पर अधिकार कर लिए थे और यहाँ तक कि युद्ध में पुर्तगाली पूरी तरह माने बिल्कुल पराजित हुए थे और बुरी तरह से पराजय होने के बाद बेसिन की विजय जो थी यह विजय के रूप में चिमनाजी अप्पा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण एक तरह की विजय थी। और इस तरह से आपको यह ज्ञात होगा कि इस युद्ध में उन्होंने अद्वितीय योग्यता, दृढ़ संकल्प और अद्भुत वीरता का अपना परिचय भी दिया था। पुर्तगालियों की विजय से भयभीत होकर अंग्रेजों ने जुलाई 1739 में मराठों के साथ अर्थात अंग्रेज इतने भयभीत हो गए कि वो मराठों के साथ एक तरह से संधि कर लिया ताकि मराठे अंग्रेजों को खदेड़ने का काम नहीं कर सके। इसके बाद आप अगले बिंदु पे विचार करेंगे यहाँ बाजीराव, अंग्रिया और सिद्दी की बात। तो बाजीराव, अंग्रिया और सिद्दी में देखेंगे कि बाजीराव दक्षिण भारत में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने की स्थिति में थे और यही चाहते भी थे। जंजीरा, सिद्दी, गोवा और पुर्तगाली और बंबई में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया था और बढ़ ही रहा था। विदेशी शक्तियां जहाजी बेड़ों के माध्यम से यहाँ अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहती थी। दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच जो कोंकण का उपजाऊ भूमि हुआ करता था या उपजाऊ विस्तृत जो क्षेत्र था वहाँ कोंकण पेशवा के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इस तरह से बालाजी जो थे, बालाजी विश्वनाथ ने कोंकण के शासक कान्होजी अंगिया से संधि कर ली थी और कान्होजी लगभग एक स्वतंत्र राजा, वहाँ स्वतंत्र शासक के रूप में ही थे। वे साहू की अधीनता स्वीकार नाम मात्र के लिए ही मानते थे और 1726 में सिदियों ने जो पारसराम के शिव मंदिर थे उस शिव मंदिर को नष्ट कर डाला था, जिसमें कान्होजी सिदिया के विरुद्ध में युद्ध प्रारंभ कर दी थी और साहू कान्होजी की सहायता के लिए मराठा प्रतिनिधि को भेजा, किंतु उसे विशेष सफलता हासिल नहीं हो सकी। इसी बीच 1729 ईस्वी में देखेंगे कि कान्होजी की मृत्यु हो गई। कान्होजी के बाद जो शेखोजी कोंकण के उत्तराधिकारी बने। शेखोजी की मृत्यु के बाद उनके दो भाई जो हुआ करते थे, दो भाई जो एक मांझी थे और उनके उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण ही यहाँ सिदियों ने अपनी शक्ति का विस्तार करने का एक अवसर मिला और जब सिदियों के अपनी शक्ति का विस्तार करने का अवसर मिला, जिस परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए बाजीराव 1733 ईस्वी में कोंकण पहुंचकर मध्यस्थता की और कोंकण का जो राज्य था वैसे राज्य को दोनों भाइयों के बीच में समान रूप से बांट दिया गया। दोनों बंधुओं के जो मराठा राजा साहू की सेवा स्वीकार कर ली थी, इसमें विभाजन के पश्चात आप देखेंगे विभाजन के कारण ही कोंकण राज्य की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई, क्योंकि एक ही व्यवस्था दो जगह पे जब बढ़ जाएगा तो वहां शक्ति क्षीण होना तय है। और इस तरह से यहाँ देखेंगे कि पेशवा और साहू की कोंकण की स्थिति सुदृढ़ हो गई। जंजीरा के सदियों के विरुद्ध की यानी जंजीरा जो था सदियों के विरुद्ध बाजीराव से युद्ध करनी पड़ी और सिदियों ने मराठों की पुरानी राजधानी जो रायगढ़ था उस पर रायगढ़ पर अधिकार कर लिया और 1733 ईस्वी में बाजीराव ने सिदियों से युद्ध की और चिमनाजी अप्पा रायगढ़ पर अधिकार करने में बिल्कुल सफल हुए और सिदियों को युद्ध में मारा गया और परंतु जंजीरा तक मराठों का अधिकार नहीं हुआ और 1736 में सिदियों ने मराठों के साथ एक युद्ध की, एक तरह की संधि की, जिसका अनुसार सिदियों के आधे क्षेत्र मराठों का अधिकार हो गया और इस तरह सिदियों की शक्ति क्षीण हो गई। और यहाँ देखेंगे हम कि उन्हें पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सका, लेकिन उनकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई। अब यहाँ जो बाजीराव के मृत्यु की बातें समझेंगे कि इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। तो बाजीराव 20 वर्षों तक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किए। छत्रसाल ने जैसे आप देखेंगे कि मस्तानी नाम की एक सुंदर लड़की थी, बाजीराव को भेंट दी गई थी छत्रसाल के द्वारा और मस्तानी नामक लड़की को जब भेंट दिया गया था तो मस्तानी जितना सुंदर थी उतना ही व्यवहार कुशल भी थी। मस्तानी पेशवा बाजीराव के जीवन का एक अंतिम अंग बन गई थी। वह इतना करीबी हो गई थी बाजीराव के
कि मस्तानी के बिना बाजीराव का मन ही नहीं लगता था। वह बाजीराव के साथ युद्ध भूमि में भी जाया करती थी। मस्तानी जो थी, मस्तानी के प्रेम में फंसकर बाजीराव अपनी पत्नी, जो पत्नी का नाम था काशीबाई की उपेक्षा भी करने लगे थे। और पत्नी की उपेक्षा से, उनके व्यवहार से बाजीराव के खुद जो भाई थे, वह भाई और उनके जो पुत्र थे, बाजीराव से काफी क्षुब्ध हो चुके थे। मस्तानी के पुत्र को मराठा सरदारों ने हिंदू रूप में स्वीकार भी नहीं कर पाया था, क्योंकि वह मस्तानी के चलते, उनके मस्तानी के जो पुत्र थे वह हिंदू नहीं थे, तो हिंदू स्वीकार नहीं किया गया था। निजाम के पुत्र नासिर, जो निजाम के पुत्र थे, नासिर जंग से बाजीराव जागीर लेने में बिल्कुल सफल रहा। और जब बाजीराव निजाम के साथ युद्ध में व्यस्त था तो मस्तानी को पूना में नजरबंद कर दिया गया। और इस तरह से जब मस्तानी पूना में नजरबंद हो गई, यह सूचना बाजीराव के पास तक पहुंची, तो उनके लिए एक तरह से वज्रपात की स्थिति कही जा सकती है। और बाजीराव को एक तरफ वज्रपात हुआ और उन्हें काफी दुख हुआ, और इस दुख को सहन नहीं कर पाए, अर्थात बीमारी उनके अंदर हो गई। और ऐसी बीमारी हुई कि बीमारी और वियोग के कारण, उनके बीमारी के कारण और अपने मस्तानी के वियोग के कारण वे बाजीराव का ऐसे माना जाता है कि वह देहांत हो गया। और देहांत, जैसे बाजीराव का देहांत 28 अप्रैल 1740 ईस्वी को हुआ। मरने के बाद बाजीराव की उम्र मात्र उस समय 40 वर्ष की ही थी, अर्थात वह अपने मस्तानी के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। यह बात इतिहास में सर्वमान्य की माना जाता है। उनकी मृत्यु नर्मदा नदी के निकट में हुई थी। और इनके मृत्यु के संदर्भ में ही एक महत्वपूर्ण इतिहासकार, जिनका नाम डॉक्टर H.N. सिन्हा है, वे खुद कहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से कि बहादुरों में सर्वश्रेष्ठ और सुंदरों में सुंदरतम बाजीराव एक प्रेम प्रसंग में आकर्षक व्यक्ति के समान मर गया। अब इस तरह से आप इसके अंतिम खंड में देखेंगे कि बाजीराव का मूल्यांकन के संदर्भ में, कि बाजीराव का यदि मूल्यांकन किया जाए तो बाजीराव के मूल्यांकन में कौन कौन सी बातें स्पष्ट होगी। तो इसमें आपको मिलेगा कि बाजीराव प्रथम मराठा इतिहास का शिवाजी के बाद आकर्षक चरित्र वाला व्यक्ति था। 20 वर्ष के अल्पायु में ही वह पेशवा के पद पर अपने कार्यभार को संभाला। प्रारंभ से ही वह असंतुष्ट मराठा सरदार उनके विकास के मार्ग में बाधा पहुंचाना चाहते थे, अर्थात बाधा उत्पन्न करते थे। बाजीराव योग्यता, साहस और कूटनीति के बल पर विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल भी वे मराठे थे, मराठों की बिखरी हुई शक्ति को उन्होंने संभालने का काम किया और सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उसे उभार कर हमारे इतिहास के समक्ष रखा। पेशवा बाजीराव प्रथम के सामने विरोधी शक्तियों के पांव बिल्कुल रुक ही नहीं पाए, अर्थात विरोधी शक्तियों के पांव नहीं टिके। उसने हिंदू जाति के एक नई आशा का संचार किया और पतनोन्मुख जो हिंदू शक्ति था, अर्थात हिंदू जाति थे, हिंदू जाति के सम्मुख एक महान संभावना प्रस्तुत की। बाजीराव स्वयं एक योग्य सैनिक और सेनापति थे। उसने निजामुल मुल्क जैसे अनुभवी और अद्वितीय सेनापति को युद्ध में पराजित करने का भी काम किया था। बाजीराव की कूटनीति की बातें अगर हम समझते हैं कि कूटनीति के सामने निजाम बिल्कुल हल्का पड़ गया था, और इतना हल्का पड़ गया था कि मुगलों के बाद भारतीय राजनीति में जो शून्यता आ गई थी, उसे मराठा शक्ति के विस्तार के माध्यम से बाजीराव ने